परिचय। दिव्या, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि नर्म ब्रेड कैसे बनाई जाती है। माँ, मुझे ये देखना है। सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं और उसमें सभी सामग्रियां डालकर पेस्ट तैयार करते हैं। अब हम मिश्रण में यीस्ट डालते हैं और इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं। इसके बाद यह पकने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमारी ब्रेड परोसने के लिए तैयार है। ये तो काफी अच्छी लग रही है। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर। आपने मिश्रण में यीस्ट क्यों डाला? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ब्रेड बनाने में किण्वन की प्रक्रिया में यीस्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यीस्ट आटे में मौजूद शर्करा से अभिक्रिया करता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गुंथे हुए आटे में मौजूद हजारों बुलबुलों में भर जाती है। जब ब्रेड पक जाती है तो यह रोएदार और नर्म हो जाती है। ठीक है माँ, मैं समझ गई और मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। इस बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करना चाहिए। छात्रों, आज हम रासायनिक बलगतिकी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य: पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक बलगतिकी को परिभाषित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग की व्याख्या करना, औसत और तात्कालिक अभिक्रिया वेग की व्याख्या करना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना, अभिक्रिया की कोटि का विश्लेषण करना, अभिक्रिया की आणविकता की गणना करना, अभिक्रिया की अर्धायु की गणना करना, अभिक्रिया वेग पर तापमान और उत्प्रेरक के प्रभाव को समझना, ऑरेनियस समीकरण की व्युत्पत्ति करना, संघट्ट सिद्धांत का वर्णन करना। परिभाषा: रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया संभव होगी? यदि अभिक्रिया संभव है तो ये कब तक चलेगी? अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। विभिन्न अभिक्रियाओं को उनके अभिक्रिया वेग के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अत्यधिक तीव्र अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं के इस प्रकार में लगभग तात्कालिक रूप से होने वाली अभिक्रियाएं शामिल हैं। इन अभिक्रियाओं का वेग आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर AgCl का अवक्षेपण अतिशीघ्र होता है। अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। इस प्रकार में वे अभिक्रियाएं शामिल हैं जो बहुत मंद वेग से होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का शायद ही कोई भौतिक महत्व हो। इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में महीनों या वर्षों लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, लोहे पर जंग लगना। मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। इसमें अत्यधिक तीव्र और अत्यधिक मंद अभिक्रियाओं के मध्य वाली अभिक्रियाएं शामिल हैं। ये अभिक्रियाएं मध्यम वेग से होती हैं जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्टार्च का जल अपघटन। एक रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर वो चाल या वेग है जिस पर वो होती है। इसे प्रति एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे 2 तरह से व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक दर। ये कुछ दृश्य मानदंडों पर आधारित हैं।
जैसे अभिकारकों का गायब हो जाना, रंग में परिवर्तन, बुलबुलों का निर्माण आदि। इस प्रकार व्यक्त दर अभिक्रिया वेग के बारे में यादृच्छिक परिणाम देती है। मात्रात्मक दर ये दर के आंकड़ों की बेहतर जानकारी और एक रासायनिक अभिक्रिया का सही वेग देती है। मात्रात्मक दर दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। किसी एक अभिकारक की सांद्रता में ह्रास की दर या किसी एक अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि की दर। अभिक्रिया वेग की इकाइयां पदार्थ के सांद्रण को मोल प्रति लीटर में और समय को सेकंडों या मिनटों में या घंटों में व्यक्त किया जाता है। अतः अभिक्रिया वेग के लिए इकाइयां हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट या मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है और दाब को वायुमंडल में व्यक्त करते हैं। अतः अभिक्रिया वेग की इकाइयां होंगी परमाणु प्रति सेकंड या परमाणु प्रति मिनट या परमाणु प्रति घंटा। औसत अभिक्रिया वेग ये एक परिमित समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया वेग ज्ञात करने के लिए विभिन्न समय अंतरालों पर या तो एक अभिकारक या फिर एक उत्पाद की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। अभिक्रिया की प्रगति पता करने के लिए सांद्रता से संबंधित प्रेक्षण योग्य गुणधर्मों जैसे आयतन, दाब, प्रकाशिक घूर्णन, पीएच और विद्युत चालकता का भी प्रयोग किया जाता है। इसे बिना अभिक्रिया मिश्रण को अलग किए हुए विभिन्न समय अंतरालों पर सीधे मापा जा सकता है। औसत वेग बराबर ऋणात्मक डेल्टा C बटे डेल्टा T। तात्कालिक अभिक्रिया वेग ये समय के किसी क्षण पर प्रति एकांक समय में या तो अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तात्कालिक अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए हम समय के उस क्षण पर एक लघु समय अंतराल को चुनते हैं जिस पर अभिक्रिया वेग को नियत माना जाता है। यदि लघु समय अंतराल dt में सांद्रता में लघु परिवर्तन dx है तो उस क्षण तात्कालिक वेग को dx बटे dt से व्यक्त करते हैं। उस अभिक्रिया के लिए जिसमें a b की ओर प्रवृत्त है तात्कालिक वेग बराबर db बटे dt। अभिक्रिया का वेग व्यंजक और स्टाइकियोमीट्री। विभिन्न वेग व्यंजकों को एक रासायनिक अभिक्रिया की अलग अलग स्पीशीज के पदों में व्यक्त किया जाता है जो सापेक्षिक वेग कहलाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में स्पीशीज के स्टाइकियोमेट्री गुणांक द्वारा वेग व्यंजक को भाग देकर सापेक्षिक वेगों को तुल्य बनाया जाता है। अभिक्रिया वेग को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया के वेग व्यंजक और स्टाइकियोमेट्री पर उदाहरण। आइए निम्न समीकरण पर विचार करें। H2 गैस I2 गैस के साथ मिलकर 2HI गैस देती है।
अभिक्रिया वेग को निम्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अभिकारकों और उत्पादों के स्टाइकियोमेट्री गुणांक भिन्न हैं। इसका अर्थ है कि या तो H2 या फिर I2 का 1 मोल गायब होकर HI के 2 मोल बनाता है। HI के प्राकटन का वेग H2 या I2 के गायब होने के वेग से दुगना है। हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। स्क्रीन 12 अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति का प्रभाव। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंधों का निर्माण होता है। टूटने और बनने वाले बंधों की संख्या और प्रकृति विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग होती है। सांद्रता का प्रभाव। अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होती है, अभिक्रिया भी उतनी तेजी से होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया में अभिकारकों की खपत होती है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ अभिक्रिया वेग घटता जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल। हम जैसे जैसे किसी पदार्थ के भाग करते जाते हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसलिए कण का आकार जितना छोटा होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है और इसलिए अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति। कोई उत्प्रेरक सामान्यतः बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। सामान्यतः तापमान में प्रति 10 केल्विन वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। विकिरण की उपस्थिति। कुछ अभिक्रियाएं अंधेरे में नहीं होती हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सांद्रता का प्रभाव। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रताओं में कमी आती है, जबकि उत्पाद बढ़ते हैं। द्रव्यमान क्रिया का नियम। दिए गए तापमान पर एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद पर रासायनिक समीकरण में उस स्पीशीज के आंकिक गुणांक के बराबर घात होती है। दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग बराबर है के ए की घात ए और बी की घात बी के गुणनफल के। यदि सभी अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की सांद्रता 1 हो तो वेग बराबर होगा के। अतः वेग स्थिरांक को अभिक्रिया वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 ली गई हो। अभिक्रिया वेग बनाम वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मध्य महत्वपूर्ण भेद इस प्रकार हैं। अभिक्रिया वेग उस क्षण अभिकारकों की स्पीशीज की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि वेग स्थिरांक का आशय उस विशिष्ट बिंदु पर अभिक्रिया वेग से है जब प्रत्येक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की सांद्रता 1 हो। अभिक्रिया वेग किसी क्षण वो चाल है जिससे अभिकारक उत्पाद परिवर्तित होते हैं, जबकि एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वेग नियम व्यंजक में समानुपाती नियतांक है। अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ घटता जाता है, जबकि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नियत रहता है और अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर नहीं करता है।
अभिक्रिया की कोटि। इसे किसी वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों या घातांकों के योगफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दी गई अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक नियम इस प्रकार हैं। अभिक्रिया वेग बराबर के ए की घात m और b की घात n का गुणनफल। इस अभिक्रिया की कोटि m जमा n के बराबर है। a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि m है और b के सापेक्ष n है। यदि घात का योगफल 1 के बराबर हो तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यदि घातों का योगफल 2 या 3 है तो अभिक्रिया क्रमशः द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि अभिक्रिया होती है। किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य या भिन्न भी हो सकती है। विभिन्न कोटियों के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयां। शून्य कोटि अभिक्रिया वेग बराबर dx बटे dt, जो बराबर है k और a की घात शून्य के गुणनफल के। इस प्रकार शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयां हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग बराबर dx बटे dt, जो बराबर है k और a की घात a के गुणनफल के। इस प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग बराबर dx बटे dt, जो बराबर है k और a की घात 2 के गुणनफल के। इस प्रकार द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयां हैं लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। तृतीय कोटि अभिक्रिया वेग बराबर dx बटे dt, जो बराबर है k और a की घात 3 के गुणनफल के। इस प्रकार तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए इकाइयां हैं लीटर वर्ग प्रति मोल वर्ग प्रति सेकंड। अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज, परमाणु, आयन अथवा अणु जो कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जब एक साथ संघट्ट में केवल एक अणु शामिल हो तो अभिक्रिया एक अणुक होती है। जब एक साथ संघट्ट में 2 अणु शामिल हों तो अभिक्रिया द्विअणुक होती है। जब एक साथ संघट्ट में 3 अणु शामिल हों तो अभिक्रिया त्रिअणुक होती है। किसी अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि बनाम अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता के मध्य महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार है। अभिक्रिया की कोटि वेग नियम समीकरण में पदों की सांद्रता की घातों का योगफल है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज जो कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, इनकी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि एक पूर्ण संख्या या भिन्न और शून्य भी हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि की गणना प्रायोगिक रूप से की जा सकती है, जबकि प्रत्येक प्रारंभिक चरण के लिए अभिक्रिया की आणविकता की गणना अभिक्रिया करने वाली स्पीशीज की संख्या को जोड़कर की जाती है। ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है।
शून्य कोटि अभिक्रिया। कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है यदि इसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ए उत्पादों में बदल रहा है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट है और टी समय बाद सांद्रता ए है तो अभिक्रिया वेग घटा डी ए बटे डी टी बराबर के और ए की घात शून्य का गुणनफल जो कि के बराबर होगा। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है डी कैपिटल ए बराबर घटा के डी कैपिटल टी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है कैपिटल ए बराबर के टी जमा सी। टी बराबर शून्य पर ए बराबर ए नॉट, इसलिए सी बराबर ए नॉट। इन मानों को समीकरण में रखने पर हम प्राप्त करते हैं ए बराबर घटा के टी जमा ए नॉट। या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है के बराबर बटे टी गुणा ए नॉट घटा ए। प्रथम कोटि अभिक्रिया। आइए प्रथम कोटि अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें कैपिटल ए उत्पादों में बदल रहा है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट है और टी समय बाद सांद्रता कैपिटल ए है तो अभिक्रिया वेग घटा डी ए बटे डी टी बराबर के और ए का गुणनफल। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है माइनस टी ए बटे ए बराबर के डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है घटा कैपिटल ए का प्राकृतिक लघुगणक बराबर के टी जमा नियतांक। उपरोक्त समीकरण में टी बराबर शून्य का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है नियतांक बराबर घटा कैपिटल ए नॉट का प्राकृतिक लघुगणक। अब उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है घटा ए का प्राकृतिक लघुगणक बराबर के टी घटा ए का प्राकृतिक लघुगणक। साधारण लघुगणक में बदलने पर हमें प्राप्त होता है के टी बराबर 2.303 लॉग कैपिटल ए नॉट बटे कैपिटल ए। इसे लिखा जा सकता है के बराबर 2.303 बटे टी गुणा लॉग कैपिटल ए नॉट बटे ए। अभिक्रिया की अर्धायु। किसी अभिक्रिया की अर्धायु को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसे आधी अभिक्रिया के पूरे होने में आवश्यक समय के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए नॉट घटा के टी। टी आधे समय पर ए बराबर ए नॉट बटे 2 या ए नॉट बटे 2 बराबर ए नॉट के टी या के टी 1/2 बराबर ए नॉट बटे 2। इसे लिखा जा सकता है टी 1/2 बराबर कैपिटल ए नॉट बटे 2 के। अतः एक शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर 2.303 बटे टी गुणा लॉग ए नॉट बटे ए। टी की गणना इस समीकरण से की जा सकती है टी बराबर 2.303 बटे के गुणा लॉग ए नॉट बटे ए। टी आधे पर ए बराबर ए नॉट बटे 2। टी 1/2 बराबर 2.303 बटे के गुणा
log 2। इसे लिखा जा सकता है T1/2 बराबर 0.693/K। अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। NV कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 A0 की घात N की घात -1 या N-1 के व्युत्क्रमानुपाती है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया किसी प्रयोग में प्रथम कोटि की प्रतीत होती है। इसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जब वेग समीकरण में अभिकारकों में से कोई एक अन्य अभिक्रिया मिश्रण में आधिक्य होता है। उदाहरण के लिए, इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन एक द्विअणुक अभिक्रिया है, लेकिन ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि H2O की सांद्रता बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होती है। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। समांगी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर लगभग 2 गुना हो जाता है। 10 डिग्री में से दोनों तापों पर एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान लगभग 2 होता है और कुछ में ये 3 तक पहुंच जाता है। जब ताप T-10 डिग्री बढ़ता है तो वक्र सपाट हो जाता है। अब छायांकित भाग ABEF उन अणुओं के भाग को निरूपित करता है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक है। भाग ABEF भाग ABCD के दुगने से अधिक है। देहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का भाग लगभग 2 गुने से अधिक हो जाता है। अतः अभिक्रिया वेग भी ताप में प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि होने पर 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया वेग में वृद्धि देहली ऊर्जा के आधिक्य में ऊर्जा वाले अणुओं के भाग में बढ़ोतरी के कारण होती है। सक्रियण ऊर्जा और सक्रियित संकुल। सक्रियण ऊर्जा ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की देहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा के मध्य अंतर है। सक्रियित स्कूल इसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के साथ निर्मित मध्यस्थ के रूप में परिभाषित करते हैं, जो बहुत अधिक अस्थायी होता है और तेजी से अपघटित होकर उत्पाद निर्मित करता है। एक सक्रियित स्कूल के लक्षण। सक्रियित संकुल की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सक्रियित संकुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियित संकुल बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहता है और ये एक निश्चित दर से टूटकर उत्पाद बनाता है। ऑरेनियस समीकरण। ऑरेनियस समीकरण वेग स्थिरांक को ताप के साथ संबंधित करती है। K बराबर A और E की घात माइनस EA/RT का गुणनफल, जहां कैपिटल A आवृत्ति कारक है और EA संक्रियण ऊर्जा है। दोनों पक्षों में
प्राकृतिक लघुगणक लेने पर हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक लॉग के बराबर प्राकृतिक लॉग ए माइनस ई ए बटे आर टी। प्राकृतिक लघुगणक को साधारण लघुगणक में बदलने पर हमें प्राप्त होता है लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। यदि K1 और K2 दो तापों T1 और T2 पर वेग स्थिरांक हो तो हमारे पास है log K1 बराबर log A माइनस ई ए बटे 2.303 RT1, log KT बराबर log A माइनस ई ए बटे 2.303 RTZ। उपरोक्त दोनों समीकरणों को घटाने पर हम प्राप्त करते हैं log KT बटे K1 बराबर F बराबर ई ए बटे 2.303 R गुणा T2 घटा T1 बटे T1 T2। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना ये एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये अभिकारकों के साथ अस्थायी बंध बनाकर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप एक मध्यवर्ती संकुल बनता है। ये अभिकारकों और उत्पादों के मध्य सक्रियण ऊर्जा को घटाकर वैकल्पिक मार्ग या अभिक्रिया क्रियाविधि प्रदान करता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा अवरोध में कमी आती है। ये साम्य अवस्था नियतांक को परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन तेजी से साम्य अवस्था अर्जित करने में सहायक है। उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिकारकों की दीर्घ मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्य सिद्धांत। केवल प्रभावी संघट्य ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ऐसे संघट्य जिनमें पर्याप्त गणिज ऊर्जा और उपयुक्त विन्यास वाले अणु संघट्य करते हैं, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज के मध्य बंध टूटने तथा उत्पाद बनाने के लिए नए बंधों के निर्माण को बढ़ावा मिले, प्रभावी संघट्य कहलाते हैं। सक्रियण ऊर्जा और अणुओं का उपयुक्त विन्यास एक साथ एक प्रभावी संघट्य की कसौटी का निर्धारण करते हैं और इस तरह रासायनिक अभिक्रिया वेग बराबर PZAB और E की घात माइनस EA बटे RT का गुणनफल, जहां ZAB बराबर अभिकारकों A और B की संघट्य आवृत्ति P बराबर प्रायिकता कारक और E की घात माइनस EA बटे RT बराबर EA के बराबर से अधिक ऊर्जाओं वाले अणुओं का भाग। क्या आप जानते हैं 1864 में पीटर वॉग और कैटो गुलबर्ग ने द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया के नियम की रचना करके रासायनिक बलगतिकी के विकास का सूत्रपात किया। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें यह होती है, चाहे माध्यम जलीय हो या कार्बनिक, ध्रुवीय या अध्रुवीय, या द्रव, ठोस या गैसीय। गतिक समस्थानिक प्रभाव किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वो अंतर है जब अभिकारकों में से एक में परमाणु को इसके समस्थानिकों में से किसी एक द्वारा हटाया जाता है। अर्धकोशिकाएं वे दो अभिक्रियाएं हैं जिनका निर्माण एक जटिल अभिक्रिया का सरल भागों में टूटने से होता है। सारांश। आइए
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया वेग को प्रति एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तात्कालिक अभिक्रिया वेग किसी क्षण पर प्रति एकांक समय में या तो अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। दिए गए तापमान पर एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद पर रासायनिक समीकरण में उस स्पीशीज के आंकिक गुणक के बराबर घात होती है। अभिक्रिया की कोटि को किसी वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों या घातांकों के योगफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज जो कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है, उसकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। सक्रियित संकुल भाग लेने वाले अणुओं के मध्य निर्मित मध्यस्थ होता है जो बहुत अधिक अस्थायी होता है और तेजी से अपघटित होकर उत्पाद निर्मित करता है। किसी अभिक्रिया की अर्धायु को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है।